क्वेश्चन नंबर 4 मार्च 2025 पेपर 1 to AS इकोनॉमिक्स। इसको अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 says the price of a good rises by 5% and quantity demand rises by 3%. At the same time, income of the consumer of the good rises by 4%. याद रखें, जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप देखते हैं तो इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इनकम, टेस्ट एंड फैशन, वेदर, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम कांस्टेंट रख के बात करते हैं, जिसे हम सेट्रस पारिबस भी कहते हैं। सो यहाँ पे एग्जामिनर ये कह रहा है कि प्राइस भी चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो रही है, एट द सेम टाइम इनकम भी चेंज हो रही है। इनकम एक नॉन प्राइस फैक्टर है। द लॉ ऑफ डिमांड अपीयर्स नॉट टू बी वर्किंग इन दिस केस। ये वो कह रहे हैं कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि एक फैक्टर जिसे हम इनकम कहते हैं, ये इट शुड हैव बीन केप्ट कांस्टेंट, ताकि लॉ होल्ड करता, लॉ काम करता। तो यहाँ पे वो नहीं करेगा क्योंकि इनकम चेंज हो रही है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन? अदर थिंग्स डिड नॉट रिमेन द सेम। जैसे इनकम है ना, इट शुड हैव रिमेन द सेम। जब हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, हम कहते हैं इफ प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। ऑल अदर में हमारे पास इनकम, टेस्ट एंड फैशन, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे इनकम चेंज हो गई, इसलिए ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर कोई और ऑप्शन आपको कंफ्यूज करे तो प्लीज़ मुझे बता दें, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसका आंसर चूंकि बहुत मोस्ट ऑब्वियस आंसर है, इसलिए फिर मैं बाकी ऑप्शंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उनकी कोई वो नहीं बनती, लाइक काइंड ऑफ लॉजिक भी नहीं बन रही। अगर हम देखना चाहें तो डिमांड फॉर द गुड वाज प्राइस इन इलास्टिक। ठीक है, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड थी, यानी प्राइस 5% चेंज हुई, डिमांड में 3% चेंज आया। अच्छा, ये कोई लॉजिक नहीं होती लॉ ऑफ डिमांड की, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्किंग में नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तब भी वर्क करेगा जब डिमांड इन इलास्टिक हो, जब इलास्टिक हो, यूनिटरी इलास्टिक हो, तब भी वर्क करेगा इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो बी में भी लॉ काम करेगा, ए में नहीं करेगा। एग्जामिनर नॉट अपीयर टू बी ट्रू कह रहे वो। द रियल प्राइस ऑफ गुड फेल। रियल प्राइस का हमें यहाँ पे आइडिया नहीं हो सकता, और रियल प्राइसेस को भी हम लोग इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रिमूव करके देखते हैं। इन्फ्लेशन एक मैक्रो इशू है, यहाँ पे ये माइक्रो इशू की डिस्कशन हो रही है, तो इसलिए इसके साथ हम इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते। द टाइम पीरियड वाज वेरी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन के लिए मैंने अभी बताया था, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपके पास एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसको यहाँ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना ही इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज का लॉ ऑफ डिमांड से कोई कनेक्शन होता है, इसलिए ये भी हम निकाल देंगे। ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। व्हेन इज डिवीजन ऑफ लेबर लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव? ओके, सो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है द सिचुएशन व्हेन वन पर्सन परफॉर्म्स वन टास्क। आप एक बंदे को सिर्फ एक ही काम देते हैं, वो स्पेशलिस्ट होता है उसके अंदर। ऐसा करना कब इफेक्टिव होगा? अगर मार्केट छोटी सी हो तो क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा? यानी आपके 15 कंज्यूमर हैं टोटल, और उसके लिए आप डिवीजन ऑफ लेबर कर लें और 20 वर्कर्स एम्प्लॉय कर लें, तो ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं होगा। आप डिवीजन ऑफ लेबर को अप्लाई तब कर सकते हैं जब आपकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती हो और आपकी डिमांड भी बहुत लार्ज स्केल पे हो। ठीक है, तो तब डिवीजन ऑफ लेबर करने का फायदा होगा, क्योंकि आप हर काम के लिए अलग बंदा रखेंगे तो वो स्पेशलिस्ट होगा। क्योंकि आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करनी है तो कॉस्ट भी आपकी कवर हो जाती है, आउटपुट भी स्पीड अप हो जाता है। लेकिन जब आप छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर का कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पे फिर हम डाइवर्सिफिकेशन को फोकस करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है हम एक ही बंदा ऐसा ढूंढते हैं जो सारे काम कर ले। ठीक है, सो ऑप्शन ए की तरफ आ जाते हैं। इन अ लार्ज मार्केट विद स्टेबल डिमांड। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर इफेक्टिव होगी, क्योंकि मार्केट बड़ी है, आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी है, और डिमांड भी आपकी स्टेबल रहती है। आपको पता है कि ये बंदे आप हायर कर रहे हैं तो आपकी डिमांड क्रिएट होती रहेगी, इसलिए आप स्पेशलिस्ट हायर कर लेते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर मिल गया हमें शुरू में ही, लेकिन बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इन मार्केट वेयर कंज्यूमर्स प्रेफर हैंडमेड गुड्स। हैंडमेड गुड्स में आप डिवीजन ऑफ लेबर को प्रेफर नहीं कर सकते। हैंडमेड गुड्स बहुत कस्टमाइज्ड होती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होती रहती हैं। तो वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर की ज़रूरत नहीं है, एक ही बंदा होगा जो सारी चीज़ें, सारी उसकी प्रोसेस खुद ही कंप्लीट कर लेगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन अ मार्केट वेयर कंज्यूमर्स रिक्वायर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ऐसी मार्केट में भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं चाहिए होगी, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर में हमारी वैरायटी के बजाय हाईली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बनती हैं, यूनिफॉर्म होती है, जो एक जैसी होती है। जैसे गाड़ी की एग्जांपल ले लें, कार मैन्युफैक्चरिंग में हर कार, होंडा सिटी कार प्रोड्यूस हो रही है, होंडा सिविक हो रही है, तो हर कार सेम मॉडल की एग्जैक्टली सेम क्यों नज़र आती है? क्योंकि वो डेफिनेटली डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू और उसमें ऑप्शंस और वैरायटी की तरफ नहीं जाते, यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाना। इन स्मॉल मार्केट में तो डिवीजन ऑफ लेबर हो ही नहीं सकती, वहाँ तो कोई काम ही नहीं है उसका। स्मॉल मार्केट में तो फिर एक बंदा सारे काम खुद कर लेता है, उसको ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करनी। ठीक है बेटा, सो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें इससे पूछ सकते हैं।